So, hello friends, I am Dr. Sandeep, and today we have this seminar on hair transplantation. So basically, we are going to take up questions that you are having regarding hair transplantation. मैं जानता हूँ आप में से कुछ लोग या तो हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का सोच रहे हैं या करवा चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में होंगे. So I'll be discussing the answers to these questions also. Okay, so let me now start with, and let me see that I know some of you are there, and if you have any questions, you can type your questions in the chat box, and somebody will ask on your behalf your questions. So Reena, are you there? Okay, so okay, I think you are there, and you can speak also, Reena, so that I get an answer back from your side. Okay, so that I come to know that the voice is clear or not, or अगर कुछ problem है तो just let me know, especially from the voice, if there's any problem. So पहली चीज जो मैं करना चाहूंगा आप सबके साथ, I'll try to show you what is hair transplantation, like hair transplantation की सर्जरी कैसी होती है, क्या होता है. और आजकल FUE hair transplantation बहुत commonly यूज हो रहा है. लोग FUE करते हैं और करवाना पसंद करते हैं because आप जानते हैं FUT के अंदर there is a cut, there is a stitch, there is a scar, and we don't want cut, stitch, scar and pain. So FUE is becoming very, very popular, and mostly people are looking for FUE transplantation only. So what I'm going to do is I'll try to show you some video कि हम ये हेयर ट्रांसप्लांटेशन कैसे करते हैं. एक हमारी ये रिकॉर्डेड वीडियो है जो हमने हेयर ट्रांसप्लांट करते हुए ली है, तो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, आपको दिखाना चाहूंगा कि हेयर ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है. ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद दिस वीडियो. आई एम डूइंग दिस स्क्रीन शेयर. क्या आपको सबको स्क्रीन शेयर दिखाई दे रहा है? यस सर. ओके रीना, सो आई एम स्टार्टिंग. तो देखिए, ये एक प्रेजेंटेशन है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन कैसे किया जाता है. आप देखिए, सबसे पहली चीज है मार्किंग. जब आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आते हैं, आपको चीज समझा दूं मैं बड़े क्लियरली. हमारे बाल जो आगे से पूरे पीछे तक हैं वो 1 लाख ग्राफ्ट्स हैं. ग्राफ्ट एंड फॉलिकल में एक बेसिक डिफरेंस, एक ग्राफ्ट में 2 से 3 बाल रहते हैं और हर एक सिंगल बाल को फॉलिकल बोला जाता है. तो फ्रंट से बैक तक अगर हम देखते हैं, पीछे एरिया तक हमारे पास 1 लाख ग्राफ्ट्स होते हैं. और अगर हम देखें, अगर हम ट्रांसप्लांट करने की सोचते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राफ्ट हमें जो मिल सकते हैं पीछे से, वो एक सिटिंग में है 4000. अगर हम 2 या 3 सिटिंग में मान लें तो 6000 7000 से ज्यादा नहीं मिल सकते हैं हमको. तो आप एक बात, पहली बात समझ लें कि इतने बड़े एरिया को कवर करने के हमारे पास 4 और 6000 ग्राफ्ट है मैक्सिमम जो हम जा सकते हैं. सो व्हाट डज इट मीन कि हम 6000 ग्राफ्ट से उस एरिया को कवर कर रहे हैं जहां पर नॉर्मली 70000 ग्राफ्ट होते हैं. 7000 ग्राफ्ट से आप 70000 ग्राफ्ट को कवर कर रहे हैं. तो आप डेफिनेटली नॉर्मल डेंसिटी पे नहीं पहुंच सकते हैं. विद हेयर ट्रांसप्लांटेशन योर आइडिया इज टू गिव द लुक एज इफ द डेंसिटी इज मोर. इसलिए हेयर ट्रांसप्लांटेशन को बोला जाता है डेंसिटी इन इल्यूजन, यानी कि सच में डेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम बाल लगा रहे हैं देखने में ऐसा लगेगा कि आपके बाल बहुत ज्यादा हैं, आपकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है. ये बात बहुत क्लियरली समझ लें, बिकॉज कोई भी ट्रांसप्लांट कितना भी कर ले, 6 to 8,000 से ज्यादा ग्राफ्ट नहीं लगाए जा सकते. दैट द मैक्सिमम नंबर यू कैन गो. अगर हम बॉडी हेयर भी मिला लें, सब कुछ मिला लें, चेस्ट के भी मिला लें, बियर्ड के भी मिला लें, तो 7-8,000 इज द मैक्सिमम नंबर वी रीच. द फर्स्ट थिंग, तो डिजाइनिंग ऑफ हेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप बालों को किस तरह से कर रहे हैं. जैसे इनके केस में हमने इतने फ्रंट एरिया में 2500 ग्राफ्ट प्लान किए हैं, टेम्पोरल एरियाज में 150 ग्राफ्ट किए हैं, यहाँ साइड में पैराइटल हब्स बोला जाता है, इसमें हमने 500 ग्राफ्ट किए हैं. इस तरह से हमने पूरा प्लान आउट किया कि हम कैसे पूरे बालों को हम स्प्रेड करेंगे. दिस विल गिव यू इल्यूजन ऑफ डेंसिटी, दैट विल मेक द हेयर लुक वेरी डेंस. ये पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जब हम ट्रांसप्लांट करें तो हम कैसे अपनी मार्किंग्स को कर रहे हैं, कैसे वो लुक कर रहे हैं.
द सेकेंड थिंग इज डायरेक्शन कैसा हम अपने होल्स का करने वाले हैं। आप ये देख रहे हैं जिगजैग इंटीरियर लाइन है, ये हमने टेम्पोरल ट्राइंगल्स किए हैं 150 ग्राफ्ट। ये पैराइटल हब्स जिसको हम बोलते हैं, इसको हमने किया है, जिसको टेम्पोरल हब्स हम भी बोलते हैं, 500 ऑन ईच साइड। इनका डायरेक्शन देखें आप, डिफरेंट है। ये क्राउन एरिया है जहां पे हम कर रहे हैं 2000 ग्राफ्ट, और इसमें हम सारे बालों को एक सर्कुलर वर्ल पैटर्न में लगाने वाले हैं। तो ये डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहली बात तो जैसे आप घर बनाते हैं, आर्किटेक्चर बनाते हैं, तो घर का डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कमरा कहाँ होगा, ड्राइंग रूम कहाँ होगा, किचन कहाँ होगा। ऐसे ही ट्रांसप्लांट में ये बहुत जरूरी है कि आप कैसे अपने बालों को डिजाइन करते हैं। अब ये देखिए हम बालों को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन, और ये टेक्निक एफयूई की है, दिस इज कॉल्ड एफयूई मशीन और मोटर, इसको हम पंच बोलते हैं। इसमें हम किस तरह से इस पंच को मूव कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर एकदम पैरेलल होना चाहिए, बालों के स्ट्रेट उसके जाना चाहिए। अगर डायरेक्शन ठीक नहीं है तो बाल कट जाएंगे, ट्रांजेक्ट होंगे। किस डेप्थ में जा रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा डीप जाएंगे अगेन आपके बाल कट जाएंगे। इन सब बातों को हम बहुत ध्यान रखें। द डायरेक्शन, द एंगल, द डेप्थ ऑफ दिस पंच इज वेरी इंपॉर्टेंट so that we do not damage our hair follicles. This is very important. So you can look how we are moving in this. Okay, so we are keeping a very clear thing in mind that we do not damage. Now look at this is the graft with 2 hair follicles. The punch depth of the punch should not be more. If we go deep we can damage one of these grafts. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कितना डीप जा रहे हैं पंच से, ये आपको बहुत कंट्रोल में रखना पड़ता है। ये टेक्निकल कुछ बातें हैं। अगर आप ज्यादा डीप जाएंगे तो 2 में से 1 ग्राफ्ट कट जाएगा, आपकी डेंसिटी कम हो जाएगी बालों की। आप ये देख रहे हैं जब हम ग्राफ्ट को निकाल रहे हैं तो 2 फोर्सेप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबरदस्ती खींच नहीं रहे हैं, सॉफ्टली पुल कर रहे हैं। वी आर नॉट डैमेजिंग दीज हेयर ग्राफ्ट्स। नाउ दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स बट टेक्निकली इंपॉर्टेंट थिंग्स। Okay, so we are just removing these grafts. Now these are follicles, 2 follicles in 1 graft. अब देखिए इन सबको हम एक वुडन स्पैचुला में स्ट्रिप में लगा रहे हैं। Now, ये जो टेक्निक हम शो कर रहे हैं सब लोग ये फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन हम अपने क्लिनिक में इसको फॉलो करते हैं। इसका रीजन ये है कि एक स्ट्रिप पे हम 300 ग्राफ्ट्स लगाते हैं। सो अगर हमने 10 ऐसी स्ट्रिप्स बनाई हैं तो यू नो कि देयर आर 3000 ग्राफ्ट्स दैट वी आर हैविंग। तो आप एक ट्रांसपेरेंसी हम रख पाते हैं कि कितने ग्राफ्ट्स हैं हमारे पास। और दूसरी बात, हमारे सारे रूट्स अलाइन होते हैं, हमें इम्प्लांट करने में भी इजी रहता है। और देखिए हम इन रूट्स को, ग्राफ्ट्स को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करके रख रहे हैं। अब देखिए होल्स करने की बात आती है, तो देखिए हम ना पहले नीडल्स यूज करते थे, दीज आर द नीडल्स एंड दीज आर द माइक्रोब्लेड्स। Nowadays we are not using needles, we are using microblades. Microblades के results better हैं needles के मुकाबले में। These are the changes which we are constantly bringing to improve our results. So अब हमने फ्रंट में ब्लॉक दिया है, ये डोनर एरिया। आप देखो वाइब्रेटर है, इसको वाइब्रेटरी एनेस्थीसिया बोला जाता है, so that the pain is reduced। आप देखो ये वाइब्रेटर है और बहुत पतली नीडल से ब्लॉक दे रहे हैं। ये सब इसलिए कि आपका जो एनेस्थीसिया है वो बिल्कुल पेनलेस हो, आपको दर्द ना हो। कॉन्स्टेंटली इस मशीन से हम वाइब्रेट कर रहे हैं। अब देखिए होल्स बना रहे हैं हम ये माइक्रो ब्लेड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, हम नीडल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमने देखा कि ये जो हम ब्लेड्स इस्तेमाल करते हैं इससे डेंसिटी ज्यादा आती है, डैमेज कम होता है, ब्लीडिंग कम होती है, रिजल्ट ज्यादा बेटर आते हैं, ग्राफ्ट का टेकअप बेटर होता है। सो वी आर नॉट यूजिंग नीडल्स नाउ, नो। अब देखिए नीडल से होता है, ये हमारी पुरानी टेक्निक थी, ये अब हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। वी आर नॉट यूजिंग दिस टेक्निक नाउ, वी हैव शिफ्टेड टू माइक्रोब्लेड्स। दिस इज माय स्टडी नाउ कि 2 नीडल से जो हम होल्स करते हैं इसमें डैमेज ज्यादा होता है, स्कारिंग ज्यादा होती है, ब्लीडिंग ज्यादा होती है एंड ग्राफ्ट की डेंसिटी कम आती है, और जो रिजल्ट आते हैं हमारे दे आर नॉट एज गुड एज वी गेट विद द माइक्रोब्लेड। आप देखिए इसमें ब्लीडिंग ज्यादा है। अब देखिए जब हम इम्प्लांट कर रहे हैं ये बहुत जरूरी है कि हम रूट्स को टच ना करें, इसलिए इसको नो रूट टच टेक्निक बोला जाता है। एक फॉरसेप्स से हम डायलेट कर रहे हैं, दूसरे से डाल रहे हैं, और जो रूट है नीचे वाला हिस्सा उसको कहीं टच नहीं कर रहे हैं। ये जब हमने ग्राफ्ट से पकड़ा है फॉरसेप्स से, ऊपर ऊपर पकड़ा है ग्राफ्ट को, नीचे से नहीं पकड़ा है। वी आर होल्डिंग इट फ्रॉम द टॉप, नॉट फ्रॉम द रूट। सो द रूट इज नॉट टच्ड एट ऑल। दिस इज कॉल्ड नो रूट टच टेक्निक। अगर आप देखें
और दूसरी बात, हम कॉन्स्टेंटली इसको हाइड्रेट करते हैं, पानी डालते रहते हैं। इसका रीजन ये, अगर हम कॉन्स्टेंटली हाइड्रेट कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, तो हमारी रूट्स ड्राई नहीं करती हैं। our roots do not dry up. You can see that. So we are constantly hydrating, putting water. ये हमारा एक छोटा सा हमने वीडियो दिखाया आपको. Yeah. Could you see was the video quality okay? Okay. Okay. आई थिंक आप सब लोग इस वीडियो को देख पाए होंगे, जो हमने आपको दिखाया कि हेयर ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है, क्या स्टेप्स हैं, क्या प्रिकॉशंस हैं जो ली जाती हैं. रीना, ओके. नाउ आई स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस मेरे सामने आ रहे हैं. मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, आई डोंट नो, somebody asked what is long hair transplant. ओके, देखिए ये लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट एक ट्रेंड में है, कुछ लोग इसको फॉलो कर रहे हैं. एंड आई एम नॉट डूइंग लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांटेशन, क्योंकि लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए आप एफयू से तो बहुत ही डिफिकल्ट है करना. एफयूटी से हम इसको कर सकते हैं. जो लोग एफयूटी करते हैं वो थोड़े लंबे बाल रखते हुए एफयूटी कर सकते हैं. लेकिन एफयूई अगर हम देखते हैं तो एफयूई के अंदर लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज ग्राफ्ट डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. एंड I am not in favor of doing long hair transplantation. The reason is, अगर आप एक बार हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपके रिजल्ट अच्छे आए, ग्राफ्ट अच्छे हो, टेकअप अच्छा हो. उस वक्त थोड़े लंबे बाल रखने से कोई मतलब नहीं है. अल्टीमेटली आपका रिजल्ट लॉन्ग रन में अच्छा आना चाहिए. तो जो स्टैंडर्ड मेथड है, जो वर्ल्ड वाइड फॉलो हो रहा है, जिसको सब लोग फॉलो कर रहे हैं, जिसमें रिजल्ट्स आ रहे हैं, हमारे ग्राफ्ट की जो लेंथ है, जो हेयर शाफ्ट की लेंथ है, वो 2 to 3 मिलीमीटर होनी चाहिए, 2 से 3 मिलीमीटर. अगर उतनी उसकी लेंथ है तो हम ट्रांसप्लांट करते हैं. दैट इज बेटर एज कंपेयर टू अगर हम ज्यादा लंबे बाल रखते हैं तो जो हमारा पंच है उसमें हमारे ग्राफ्ट एंटैंगल हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं. उसमें ग्राफ्ट डैमेज ज्यादा है, टेकअप कम है, देयर इज मोर, द टाइम रिक्वायर्ड इज मच मोर, एंड ज्यादा नंबर ऑफ ग्राफ्ट भी हम नहीं कर सकते. अगर हमको 4000-5000 ग्राफ्ट करने हैं तो वी कैन नॉट डू विद द लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट. So for all these reasons, I am not in favor of doing long hair transplant with FUE method. With FUT, of course, you can do, provided अगर आपकी जो requirement है वो 1000 या 1500 graft की हो, ज़्यादा ना हो. Let me ask, there are other questions that are coming. Now I got this question from Mr. Sarvesh that I have a small patch with mild baldness with only 20% of area. What should be done? देखिए आप एक चीज समझ लीजिए सब लोग, दो चीजें हैं. अगर आपके बाल कम हो रहे हैं लेकिन हेयर रूट्स प्रेजेंट हैं, हेयर रूट्स हैं आपके, तो आप मेडिसिन से, पीआरपी से, डीएचटी ब्लॉकर से कुछ रिजल्ट ला सकते हैं, इंप्रूवमेंट ला सकते हैं. जो मैंने देखा है 20 to 40% इंप्रूवमेंट आ सकती है. लेकिन अगर आपके हेयर रूट्स चले गए हैं, वो एरिया बिल्कुल खाली हो गया, वहां पे रूट्स नहीं दिख रहे हैं, तो आप कितनी भी मेडिसिन यूज कर लें, पीआरपी यूज कर लें, आपको रिजल्ट्स नहीं आने वाले हैं. सो व्हाट इज द बेस्ट थिंग? अगर रूट्स खत्म हो गए हैं, गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट. डू नॉट देन डिपेंड ऑन मेडिसिन, पीआरपी, उस पर अपना टाइम वेस्ट ना करें. अगर हेयर रूट्स हैं तो मेडिसिन लें, पीआरपी लें, चीजें लें, उससे बेनिफिट होगा. अगर हेयर रूट्स नहीं है, खत्म हो गए हैं, एरिया बॉल्ड हो गया है, देन गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट इन दैट एरिया. उसके साथ साथ आप मेडिसिन, पीआरपी, लोशंस, वह सब चीजों को इस्तेमाल कीजिए. ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, रीना, इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? या बोलो. Yes, sir, there is my age is 25 years. I am suffering from a hair loss, suffering from receding hairline. What should I do? ओके, देखिए अगर आपका हेयर लॉस अभी शुरू हुआ है, बाल्डनेस नहीं है, गंजापन नहीं है, दो चीजों को माइंड में कर लें. एक तो है हेयर लॉस और एक है बाल्डनेस या गंजापन. दोनों को डिफरेंशिएट करें.
अगर तो आपको हेयर लॉस हो रहा है, बाल्डनेस नहीं है, अभी आपकी एज यंग है, 20, 21, 22 है, अभी शुरुआत है, स्टार्ट यूजिंग मेडिसिन एट द राइट टाइम। आप शुरू में मेडिसिन इस्तेमाल कर लीजिए। दो मेडिसिन मेन है हेयर लॉस के लिए, वन इज मिनॉक्सिडिल, सेकेंड इज डीएचटी ब्लॉकर जिसमें फिनेस्ट्राइड या ड्यूटासाइड आता है। आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट या कॉस्मेटिक सर्जन के अंडर इनको शुरू कर दें। साथ में कुछ और भी मेडिसिन आती हैं जैसे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज हैं, कीटाकोनाजोल है, मल्टीविटामिन है हेयर लॉस के लिए, इनको आप इस्तेमाल करें। हेयर लॉस में अगर आप इनको अर्ली स्टार्ट कर देते हैं तो आपका हेयर लॉस कम हो जाएगा, रुक जाएगा। फॉर अ लॉन्ग टाइम यू विल नॉट रिक्वायर हेयर ट्रांसप्लांटेशन, अंडरस्टैंड दैट। लेकिन अगर आपका गंजापन आ चुका है, यानी कि बाल खत्म हो चुके हैं, रूट्स खत्म हो चुकी हैं, देन ट्रांसप्लांट के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, लाइफस्टाइल का हेयर के ऊपर बहुत गहरा असर है। अब ये वेल प्रूवन है कि स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनका हेयर लॉस ज्यादा होता है और मेडिसिन के बाद भी रिस्पॉन्स कम आता है। थर्ड, अगर वो ट्रांसप्लांट भी करवा लेते हैं तो उनका हेयर फॉल नहीं रुकता है, हेयर लॉस नहीं रुकता है। तो स्मोकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इफ यू आर स्मोकिंग, स्टॉप स्मोकिंग। ये मेरे बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए। इफ यू आर हैविंग हेयर लॉस, मेडिसिन को जल्दी शुरू करिए, वेट मत करिए कि जब बाल पूरे चले जाएंगे तब हम मेडिसिन यूज करना शुरू करेंगे। इट्स नो यूज। आप जल्दी मेडिसिन शुरू कर देंगे। मैं कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने जल्दी मेडिसिन शुरू कर दी, आज 10 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, उनको ट्रांसप्लांट का जरूरत नहीं पड़ा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू अंडरस्टैंड। स्मोकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अवॉइड स्मोकिंग। सेकेंड, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। आप में से कुछ लोग जिम जाते होंगे, बॉडी बिल्डिंग करते होंगे। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आर वेरी बैड फॉर योर हेयर। एनाबॉलिक स्टेरॉइड होते हैं लाइक टेस्टोस्टेरोन एंड अदर हार्मोन्स जो आपके बाल हेयर फॉल को इंक्रीज करते हैं। So stop using anabolic steroids. That's very important thing. Then quality of your sleep. अगर आपकी स्लीप एडिक्वेट नहीं है, ठीक से आप सोते नहीं है, तो आपका हेयर फॉल अब होगा। आपको मालूम है अभी हेयर फॉल मेडिसिन में मेलाटोनिन नाम की एक मेडिसिन है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है, और मेलाटोनिन का मेन काम है कि आपको अच्छे से नींद आए। तो वी आर गिविंग मेलाटोनिन एज अ सप्लीमेंट फॉर हेयर लॉस नाउ बिकॉज इट improves the quality of your sleep. So I am telling you that sleep is very important. Avoid smoking, avoid steroids, take proper sleep, then proper diet, nourishing diet जिसमें आपको काफी सारे विटामिन मिनरल्स मिल रहे हैं, वैसी प्रॉपर डाइट लीजिए। ये कुछ चीजें हैं हेयर फॉल को रोकने के लिए जो आपको फॉलो करना है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू कीप इन माइंड। और अगर आप अर्ली इन सबको फॉलो करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, आई कैन होप कि आप फिर आपको शायद हेयर ट्रांसप्लांट की जल्दी जरूरत ना पड़े, और मे बी यू कैन अवॉइड हेयर ट्रांसप्लांट ड्यूरिंग फॉर मेनी ईयर्स। So that is something very important. But अगर आपको बॉल्डनेस हो गई है, बाल पूरे चले गए हैं, रूट्स नहीं दिख रही हैं, तो फिर मेडिसिन कुछ नहीं कर पाएंगी, तब ट्रांसप्लांट इज द ओनली ऑप्शन। आई थिंक ये बात सबको क्लियर हो गई है अभी, द डिफरेंस कि कब ट्रांसप्लांट कराना है और कब मेडिसिन लेना है, लाइफस्टाइल। इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yeah? Okay. Okay, next question, sir. How painful is hair transplantation? ओके, देखिए हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक सर्जरी है, पहले तो ये मान के चलें। क्योंकि सर्जरी है तो इसमें एनेस्थीसिया देना पड़ता है, बिना एनेस्थीसिया के हम कर नहीं सकते। आपने देखा हमारा वीडियो जब हमने दिखाया तो वहां पे हम कुछ इंजेक्शंस लगा रहे हैं सिरिंज से, तो वो एनेस्थीसिया जिसमें अब ज़ाइलोकेन है, रोपिवाकेन है, वो सब मिला के लगाए जाते हैं। अब उसमें कुछ बातें हैं जो हम इस पेन को कम किया जा सकता है, ऑलमोस्ट से अबाउट वेरी वेरी मिनिमल में किया जा सकता है। नंबर वन, अगर इसके साथ हम एक वाइब्रेटरी एनेस्थीसिया यूज करते हैं, वाइब्रेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो पेन कम हो जाएगी, जिसको वाइब्रेटरी एनेस्थीसिया बोलते हैं। सेकेंड थिंग, अगर हम नीडल्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत पतली नीडल है, आपने देखा हम बहुत पतली नीडल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग जिनको इंसुलिन चल रही है वो घर में खुद अपने आप को पतली सी इंसुलिन सिरिंज से डेली अपने आप को इंसुलिन देते हैं, बिकॉज नॉट दैट पेनफुल। तो वैसे हम ये पतली नीडल्स को इस्तेमाल करते हैं अगर एनेस्थीसिया में, तो हमारा पेन बहुत कम होता है। ऐसे ही टॉपलैप जैसी कुछ दवाइयां हैं, अगर हम उसको पहले लगा देते हैं सर्जरी से, तो आपकी पेन को हम बिल्कुल कम कर सकते हैं। एंड इसी तरह से क्रायो एनेस्थीसिया, इसका मतलब कोल्ड आइस पैक अगर हम लगाते हैं एनेस्थीसिया के ड्यूरिंग, तो आपकी पेन को कम किया जा सकता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये बहुत, अगर आप क्रायो इस्तेमाल कर रहे हैं, कोल्ड पैक इस्तेमाल कर रहे हैं, वाइब्रेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, पतली नीडल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो आपको पेन होगा ड्यूरिंग एनेस्थीसिया वो बहुत मिनिमल होगा। अब देखिए एवरेज हेयर ट्रांसप्लांट 8 घंटे का होता है,
और एनेस्थीसिया देने में मुश्किल से 5 मिनट या 10 मिनट लगते हैं। आउट ऑफ दोज 8 आवर्स दिस 10 मिनट इज द ओनली टाइम जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है जब हम आपको इंजेक्शन देते हैं। उसको भी हम फर्दर कम कर सकते हैं विद ऑल दोज थिंग्स अगर हम माइंड में रखें। तो विद ऑल दिस थिंग्स आई वुड से इट इज अ सर्जरी, इट रिक्वायर लोकल एनेस्थीसिया, लेकिन अगर हम इन सब चीजों को वाइब्रेटरी एनेस्थीसिया, टॉप लैप और कोल्ड का ध्यान देते हैं तो इस पेन को बिल्कुल मिनिमल किया जा सकता है। खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर 100% पेन है तो उसको 5% किया जा सकता है, बिल्कुल मिनिमल किया जा सकता है। और पूरी सर्जरी में सिर्फ 5 या 10 मिनट ऐसे होते हैं जब आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, एंड दैट आल्सो इज वेरी बेयर मिनिमल। इज दिस क्लियर? ये पेन वाला पार्ट सबको क्लियर है? Yes, sir. There is one more question. या Who is going to implant the hair? I mean, whether a group of technician or doctor himself, and what are the qualification and specialization of doctor? ओके, देखिए पहली बात आपको मैं समझा दूं, अभी एक अच्छा क्वेश्चन है, हेयर ट्रांसप्लांट कौन सा डॉक्टर कर सकता है? जो अभी इंडिया में सबसे बड़ी बॉडी है हेयरकॉन के नाम से है, और हेयरकॉन रेगुलर एक वर्कशॉप्स भी होती है हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर। उसके अंदर कोई भी डॉक्टर जो सर्जिकल फील्ड से है, जिसकी ट्रेनिंग हेयर ट्रांसप्लांट में हुई है, वो हेयर ट्रांसप्लांट कर सकता है। जो हमारे हेयर ट्रांसप्लांट के अभी तक प्रेसिडेंट रहे हैं हेयरकॉन के, he is a ENT surgeon, ठीक है, and dermatologist, ENT, plastic surgeons, general surgeon, जिनकी भी proper training हुई है in hair transplant, all of them can do hair transplantation. Basically, anybody who has been trained in hair transplantation with a surgical background is allowed to do hair transplantation, because hair transplantation is a dermatosurgery. इसको करने के लिए आपको ट्रेनिंग होना जरूरी है। And I can give you experiences. जब मैंने start किया था hair transplantation, तब hair transplantation की beginning थी। I used to think that plastic surgeons are the best to do hair transplantation, and I did some cases, but I would tell you it is not always like that. It depends कितने टाइम से वो ट्रांसप्लांट कर रहा है, कितनी उसकी ट्रेनिंग है, कितनी उसकी एक्सपर्टाइज है। जो रिजल्ट्स हैं वो डिपेंड करेंगे ऑन मेनी फैक्टर्स, स्पेशली आप कितने ट्रेन्ड हैं हेयर ट्रांसप्लांट में। So number one, the person who is trained to do hair transplantation, who is a member of hair transplant association surgeons of India, जो HairCon जो main body है उसके members हैं और जो properly trained हैं, all of them can do hair transplantation. Basically dermatologists, plastic surgeons, general surgeons, ENT surgeons, facial-maxillary surgeons. South India में hair transplantation को जो medical college है वो facial-maxillary department के अंदर दिया गया है, प्लास्टिक सर्जरी के अंदर नहीं दिया गया है। So there is another group of doctors who are doing. Now let me tell you about my protocol और मैक्सिमम जो इंडिया में फॉलो हो रहा है। जो इंडिया में फॉलो हो रहा है, ऑल ओवर इंडिया जो प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है, हेयर ट्रांसप्लांट में 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। एक सबसे पहला स्टेप ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन, होल्स करना और इम्प्लांटेशन करना। ये 3 मेन स्टेप्स होते हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन के। सो मोस्टली होल्स करना एंड ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन इज द पार्ट where the surgeon is required. Implantation के अंदर टेक्निकल टीम रहती है, जो OT टेक्नीशियंस होते हैं, जो वेल ट्रेन टेक्नीशियंस होते हैं, they are the one who can do the implantation, but we have to keep them under supervision. In my setup also, जो हमारा प्रोटोकॉल होता है, I do the extraction, I do the holes myself, पूरा डिजाइनिंग मैं करता हूँ, होल्स मैं करता हूँ, एक्सट्रैक्शन मैं करता हूँ, लेकिन जो इम्प्लांटेशन वाला पार्ट आता है उसमें मेरी टीम होती है, it's a very well trained technicians team, they implant, क्योंकि इम्प्लांट in 99% clinics mostly technicians are doing, but when they are implanting my supervision is always there, so we keep checking what they are doing. उसमें हम ये चेक करते हैं कि नो रूट टच टेक्निक यूज की जा रही है, प्रॉपर्ली ग्राफ्ट को हाइड्रेट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इन बातों का पूरा ध्यान रखा जाता है। और एक बात आप समझ लें, कोई भी एक आदमी 8 घंटे 9 घंटे की सर्जरी नहीं कर सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। वी हैव टू वर्क इन शिफ्ट, वी हैव टू वर्क इन आवर्स। तो एक्सट्रैक्शन और होल्स करने में कम से कम 5-6 आवर्स लग जाते हैं, तो दैट इज अ बिग इनफ टाइम। उसको करने के बाद गिव इट टू द टीम जिसको इम्प्लांट करना है, क्योंकि इम्प्लांटेशन में कोई सर्जरी इन्वॉल्व नहीं है, तो जस्ट ओपन एंड इम्प्लांट द ग्राफ्ट इनसाइड, तो उसमें सर्जन की जरूरत नहीं होती है, वहां पे कोई नाइफ नहीं इस्तेमाल होता है, कोई कटिंग नहीं इन्वॉल्व होती है, so technicians can do that part provided they are well trained and they are supervised by us. Is it clear? Yeah. Sir, there is one more question. Sometimes hair transplantation does not look natural. Why? Can you tell me the answer, sir? देखिए बड़े सारे रीजंस हैं।
एक रीजन जो मैं आपको देना चाहूंगा, यू नो, द टेक्निकल कॉज ऑल्सो, क्योंकि सर्जरी है, टेक्निकल रीजन है, डेफिनेटली दैट इज वन रीजन। क्या डायरेक्शन दिया गया है बालों का, क्या एंगल दिया गया है बालों का, किस तरह के बाल लगाए हैं, कितनी पास बाल लगाए हैं, कितनी दूर बाल लगाए हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं। कितने ग्राफ निकाले हैं, कितने ग्राफ लगाए हैं, ये सारे रिजल्ट को डिफाइन करेंगे, आपके रिजल्ट को, आपका रिजल्ट उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दिस इज वन थिंग दैट इज डेफिनेटली वेरी वेरी क्लियर। तो जब सर्जरी कर रहे हैं तो कितनी प्रॉपर्ली डिजाइन की गई है आपकी लाइन, टेक्निकली थिंग्स कितने अच्छे से की गई, ये बहुत मायने रखता है। When you are well designing and doing things, you can get a good results. लेकिन जहां तक देख गुड और बेस्ट जो रिजल्ट है, इसमें वेरिएशंस हो सकते हैं। तो देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो रिजल्ट एक बार आ गए हैं ये फाइनल है, बिकॉज कितने लोग हमसे ट्रांसप्लांट करते हैं, दे आर हैप्पी विद द रिजल्ट एंड दे वांट इट टू लुक बेटर, दे कैन गो फॉर अनदर 1000 ग्राफ्ट और 1500 ग्राफ्ट, वो और बाल लगवाते हैं तो और डेंसिटी बेटर हो जाती है। तो वो एक चीज है। लेकिन अगर आप टेक्निक हमने पूरी फॉलो ठीक से की है, एंगल, डायरेक्शन, डेप्थ, उन सबको फॉलो किया है, तो वी गेट अ रीजनेबली गुड रिजल्ट्स। आपको ये बताऊं, आज से 5 साल पहले, नॉट वेरी लॉन्ग बैक, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राफ्ट जो हम ले पाते थे एवरेज, दैट वाज 2000 और 2500। आज मैं जो ट्रांसप्लांट कर रहा हूं, हमारा एवरेज नंबर ऑफ ग्राफ्ट किसी भी केस में अगर हम देखें 3500 टू 4000 है, ऑलमोस्ट डबल ऑफ व्हाट आई वाज डूइंग 5 इयर्स बैक। तो नंबर ऑफ ग्राफ्ट आज हमारे पास बढ़ गए हैं, इसलिए एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गई हैं लोगों की। एक तो बात ये, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो पहले से हमारे रिजल्ट फार बेटर हैं, बट स्टिल ऑफ कोर्स अगर हम पूरी टेक्निक को फॉलो करते तो हमारे रिजल्ट बेटर आ सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो माइंड में रखना जरूरी है जब हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, कि हमारी टेक्निक कितनी अच्छी है, हमारा फॉलो अप कितना अच्छा है। इज इट राइट? Okay, there is one more question. What is the life of hair transplantation or hair transplanted hair? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और लेट मी क्लेरिफाई टू ऑल ऑफ यू, जितने भी आप लोग बैठे हैं। देखिए, आज से 5 साल पहले तक एक चीज बोली जाती थी, इवन हेयर ट्रांसप्लांट सर्कल्स में बोली जाती थी, कि हेयर ट्रांसप्लांट जो बाल लगाए जा रहे हैं वो आपके शेड नहीं होंगे। बट आई कैन चैलेंज यू, दिस इज नॉट अ राइट थिंग, ये बिल्कुल गलत बात है। जो बाल आप पीछे से लेके आगे लगाते हैं वो बाल आपके शेड हो सकते हैं, और वो बाल आपके गिर सकते हैं, जा सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक डिग्नेटरीज का। आप सहवाग को जानते हैं, क्रिकेट प्लेयर सहवाग, इन्होंने वर्ल्ड के बेस्ट ट्रांसप्लांट सेंटर से हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, बेस्ट टेक्निक इस्तेमाल की गई, और विद इन 2 इयर्स उन्होंने अपने सारे बाल लूज कर दिए। ऐसे कितने सेलिब्रिटीज को मैं जानता हूँ जिन्होंने ट्रांसप्लांट कराया, 2 साल में, 3 साल में दे हैव लॉस्ट देयर 70-80% हेयर। अभी जो हमारे पास डाटा आ रहा है, स्टडीज आ रही हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, उसमें एक बात को 100% माना जा रहा है कि जो हमारे ट्रांसप्लांटेड बाल हैं जो हम लगा रहे हैं, वो बाल आपके शेड हो सकते हैं, वो बाल आपके गिर सकते हैं, दे आर नॉट परमानेंट। दैट इज अ बिग illusion that is there in the mind of people, and many time it is what people have said. ये क्यों हुआ ऐसा illusion, मैं आपको बताता हूँ। there is a concept called permanent donor zone, और ये परमानेंट डोनर जोन डॉक्टर अंगर का दिया हुआ एक वर्ड था। डॉक्टर अंगर सेड के पीछे का कुछ एरिया है 7 सेंटीमीटर का, जहां से बाल नहीं गिरते हैं, यहाँ के बाल परमानेंट होते हैं। लेकिन आपको बताएं, देयर इज अनदर कांसेप्ट दैट इज कॉल्ड द रेसिपिएंट डोमिनेंस। यानी कि अगर आप पीछे से बाल लेके आगे लगाते हैं तो थोड़ी देर में जो आपके पीछे से ले हुए बाल हैं वो आपके उस एरिया के बाल के अकॉर्डिंग बिहेव करने लगते हैं। तो अगर आप आगे बाल लगाते हैं, आपके आगे के बाल शेड हो सकते हैं, तो जो बाल आपने पीछे से आगे लगाए वो भी धीरे धीरे सेंसिटिव होने लगते हैं हार्मोन्स को, वो भी शेड होने लगते हैं। दैट इज फर्स्ट कंसेप्ट आई एम टेलिंग यू। द सेकेंड कंसेप्ट इज, जो परमानेंट डोनर जोन बोला जाता है 7 सेंटीमीटर का, वो फिक्स्ड नहीं है। कुछ डॉक्टर्स 5 सेंटीमीटर बोलते हैं, कुछ 8 बोलते हैं, कुछ 7 बोलते हैं, उसमें कोई अभी तक यूनिफॉर्मिटी नहीं है। इसका मतलब जो बाल हम पीछे से ले रहे हैं वो डिफाइन करना मुश्किल है कि परमानेंट डोनर जोन से है या नहीं है। दैट मींस विद टाइम यू कैन शेड दोस हेयर, दैट इज वन थिंग। सेकंड, मैं कई लोगों में देख रहा हूँ डिफ्यूज एलोपेशिया एक ऐसा कंडीशन है, आप आगे से भी बाल लूज कर रहे हो, पीछे से भी लूज कर रहे हो, बैक से भी लूज कर रहे हो, इसको डिफ्यूज एलोपेशिया बोलते हैं। ये पहले कंडीशन कम थी, लेकिन आजकल ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड डिफ्यूज एलोपेशिया। वो पीछे से भी, ऑक्सीपिटल एरिया से भी बाल लूज कर रहे हैं। इफ यू आर लूजिंग हेयर फ्रॉम द ऑक्सीपिटल एरिया,
एनी हाउ, तो आप अगर उनको आगे भी लगाओगे तो वहां से भी वो शेड होने वाले हैं। थर्ड, देयर इज अनदर कंसेप्ट कॉल्ड रेट्रोग्रेड एलोपेशिया। आपने अभी देखा नहीं, शायद देखा है कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ, कई लोगों के बाल एकदम पीछे से हेयर लाइन से भी बाल उड़ने लगते हैं, बिल्कुल बैक हेयर लाइन से। दैट इज कॉल्ड रेट्रोग्रेड एलोपेशिया। वो ऐसा एरिया है जिसको हम मानते थे वहां से कभी बाल नहीं जाते हैं। इन अ नटशेल व्हाट आई वांट मीन टू से इज कि जो बाल हम पीछे से लेते हैं वो बाल भी आपके गिर सकते हैं। तो ये डिफाइन करना बहुत मुश्किल है कि आपकी लाइफ जो ट्रांसप्लांटेड बाल है उसकी कितनी होगी। इसके ऊपर कोई अभी तक यूनिफॉर्मिटी नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं 2 years, कुछ लोग बोलते हैं 10 years, कुछ लोग बोलते हैं 5 years, बट माय ऑब्जर्वेशन इज वी कैन नॉट डिफाइन देम बियॉन्ड मोर देन 1.5 years। 1-1.5 साल से ज्यादा श्योरिटी देना कि बाल आपके सर्वाइव करेंगे बहुत मुश्किल। दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, मान लो आपने फ्रंट में इतने एरिया में ट्रांसप्लांट किया, पीछे आपके अपने बाल हैं, तो फ्रंट के बाल तो आपके लग गए ट्रांसप्लांट, मे बी दे आर स्टेबल फॉर 5 years और 10 years, लेकिन पीछे के बाल तो आपके शेड हो ही रहे हैं, वो तो शेडिंग से नहीं रुके हैं आपके, दे आर अगेन बीइंग शेड। तो फिर क्या होने वाला है, फ्रंट के तो आपके बाल रह गए, पीछे के बाल आपके चले गए, तो क्या होगा अल्टीमेटली आफ्टर 2 years 3 years कि आगे बाल है पीछे के बाल चले गए, फिर से आप गंजे लगने लग गए, बाल कम लगने लग गए, एंड यू आर अपसेट कि मेरे बाल थे अब कम हो गए, अब मैं क्या करूं। सो अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। ट्रांसप्लांट कराने के बाद आपको मेडिसिन लेना जरूरी है। मिनॉक्सिडिल, फिनेस्टाइड और डीएचटी ब्लॉकर, मल्टीविटामिन एंड एंटी डैंड्रफ, इनको लेना जरूरी है। ये बात समझ लें। एक लाइन में बोलूं अगर, और अगर आप समझें सब तो बहुत अच्छा है, हेयर ट्रांसप्लांट डज नॉट स्टॉप हेयर फॉल। इस बात को अगर आप समझ लेते हैं तो बहुत ही कंफ्यूजन से बच जाएंगे। ये मेरा अपना ओपिनियन है, मैं बहुत से लोगों को देख चुका हूँ, बहुत से क्लिनिक्स को देख चुका हूँ, बहुत लीडिंग डॉक्टर्स को देख चुका हूँ, एंड दिस इज अ वेरी फ्रैंक ओपिनियन। आप ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं करवाएं, नहीं करवाना चाहते मत करवाएं, बट डोंट बी अंडर दिस फॉल्स इंप्रेशन कि मैंने एक बार ट्रांसप्लांट करा लिया तो मेरे हेयर फॉल रुक जाएगा। बहुत से डॉक्टर्स इस बात को डिनाई करते हैं, बट आई एम टेलिंग यू, आप लॉन्ग टर्म फॉलो करके देखिए, बाद में देखिए, लोगों से देखिए। मेरे पास तो हंड्रेड्स एंड पेशेंट ट्रांसप्लांट मेरे अपने क्लिनिक के भी आते हैं, दूसरों के क्लिनिक्स के भी आते हैं, and we always see that कि with time hair shed होते हैं। my suggestion is अगर आपने ट्रांसप्लांट कराया है, आप ट्रांसप्लांट के बाद मिनॉक्सिडिल लीजिए, डीएचटी ब्लॉकर लीजिए, विटामिन लीजिए, यूज ऑल दीज थिंग्स, अवॉइड स्मोकिंग, प्रॉपर स्लीप लीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, ट्रीट योर हेयर एज अ वैल्यूएबल पार्ट, डू नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड। हेयर ट्रांसप्लांट का मतलब ये नहीं कि आपका हेयर फॉल रुक गया, हेयर फॉल आपका कंटिन्यू करेगा। आपकी बालों की क्वालिटी चेंज नहीं हो गई है ट्रांसप्लांट करने से, वो सिर्फ एक सर्जरी है। इट कैन नॉट स्टॉप हेयर फॉल। ओके, सो मुझे एक मैं ये मेरे को दिख रहा है क्वेश्चन, पोस्ट ट्रांसप्लांट फॉर हाउ लॉन्ग डू आई हैव टू कीप टेकिंग द मेडिसिन। देखिए जो मेडिसिन हैं हेयर ट्रांसप्लांट के या हेयर फॉल रोकने की, जो मेडिसिन हैं कितने टाइम तक लेना, इस पर कोई डेफिनेट वो नहीं है, लेकिन मेरा सजेशन है कम से कम 3 to 4 years जरूर लीजिए, आप 3 से 4 साल जरूर लीजिए, ताकि जो आपकी रूट्स हैं, जो आपके बाल हैं, वो डीप अंदर तक चले जाएं, और जो आपके पीछे के भी बाल हैं, अपने नॉर्मल बाल हैं, वो भी बेटर हो जाएं आपके। एटलीस्ट 3 to 4 years तो आप जरूर कंटिन्यू करें, एंड बंद करने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें दैट आई एम स्टॉपिंग माय मेडिसिन। ट्रांसप्लांट के बाद अक्सर इन माय प्रोटोकॉल मैं तो स्ट्रिक्टली लोगों को बोलता हूँ आपको मेडिसिन लेनी है। हम पेपर पे 3 years नहीं लिख सकते हैं, हम 6 months लिखते हैं। नो व्हाट इज द कंफ्यूजन मेनी टाइम, क्योंकि हमने 6 months लिखा है और हमको बोलते हैं कि आप हमें दिखाते रहिए आके, 6 months के बाद वो आते ही नहीं है और अपने आप मेडिसिन बंद कर देते हैं, एंड द रीजन दिस इज आपने 6 months लिखा था। तो आई से कि आई कैन नॉट राइट 3 years ऑन पेपर, नोबडी कैन राइट कि आप डायबिटीज की मेडिसिन लाइफ लॉन्ग लेंगे, वो 2 weeks 3 weeks ही लिखेंगे आपको, लेकिन आप अगली बार आएंगे तो एक्सटेंड कर देंगे, बढ़ाएंगे आपको। दिस इज हाउ वी गो, वी कांट राइट ऑन पेपर लाइक दैट। तो जब हम 6 months लिख रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं कि 6 months तो आप हमारे पास आएंगे ही। आफ्टर 6 months आई टेल बेयर मिनिमम 2 दवाइयां हैं, मिनॉक्सिडिल एंड डीएचटी ब्लॉकर, इनको आप लें, इनको लॉन्ग टर्म तक लें आप, इनको बंद ना करें आप, तो आपके रिजल्ट्स अच्छे बने रहेंगे, लॉन्ग बने रहेंगे, यू रिमेन हैप्पी। अदरवाइज यू स्टार्ट क्रिपिंग, आई एम लूजिंग माय हेयर, मेरे बाल पतले हो रहे हैं, डेंसिटी कम हो रही है, एंड ऑल दोस प्रॉब्लम्स। Okay, so I suggest 3 to 4 years minimal, for which you should take medicines post transplant. Rest things do vary from clinic to clinic, doctors to doctors. Can you suggest therapies that could boost the result of hair transplantation? Of course,
मैंने जैसे बार बार आपको बोला है, मेडिसिन जरूर लें जिसमें 2 दवाइयां सबसे इंपॉर्टेंट, डीएचटी ब्लॉकर एंड मिनॉक्सिडिल। ये तो आप सब जानते ही हैं और मेरे ख्याल से एफडीए की अप्रूव दवाइयां। लेकिन कुछ स्टडीज की हैं एंड हेयर फॉल के ऊपर भी मेरी कुछ स्टडीज हैं। मैंने ये पाया हेयर फॉल के अंदर कि जो एंटी डैंड्रफ शैम्पूज हैं, कीटाकोनाजोल, उनका बहुत अच्छा रोल है हेयर फॉल को रोकने में। दैट्स बियॉन्ड डैंड्रफ कंट्रोल। डैंड्रफ ले तो आप जानते हैं कि कीटाकोनाजोल एक फंगल इन्फेक्शन है और डैंड्रफ एक फंगल इन्फेक्शन है, कीटाकोनाजोल एंटी फंगल है, तो हम देते हैं उसको। लेकिन अगर आप कीटाकोनाजोल को वैसे भी इस्तेमाल करते हैं, एंटी डैंड्रफ शैम्पू को इस्तेमाल करते हैं किसी भी, वो एक डीएचटी ब्लॉकर भी है अपने आप में। तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू वी हैव फाउंड वेरी इफेक्टिव, वेरी यूजफुल फॉर स्टॉपिंग हेयर फॉल। सो आई सजेस्ट, आई गिव एंटी डैंड्रफ शैम्पू इरिस्पेक्टिव कि आपको डैंड्रफ है कि नहीं है। दैट इज वन थिंग। सेकेंड चीज हमने क्या देखा कि इन्फ्लेमेशन एक बहुत बड़ा रीजन है बालों को गिरने का। तो ट्रांसप्लांट के बाद हम कुछ टाइम तक टॉपिकल स्टेरॉइड्स देते हैं, टॉप्सोरेस वगैरह, तो उसको देने से भी हमने देखा कि हमारे रिजल्ट बेटर आते हैं। देन वी ऑलवेज गिव 3 PRP कॉम्प्लीमेंट्री, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। अब नॉर्मली इसका 7000 चार्ज रहता है, तो 3 PRP मींस 21000 का जो सर्विस है वो हम आपको फ्री देते हैं। इसके साथ ट्रिपल एलटी लेजर, जो लो लाइट लेजर थेरेपी है, उसके हम आपको अबाउट 20 सेशंस कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। नाउ ट्रिपल एलटी लेजर लाइट को माना गया है कि हेयर फॉल को रोकता है, हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है। इस पे एफडीए पेपर्स पब्लिश्ड हैं, लॉट ऑफ लिटरेचर इज देयर। सो वी आर गिविंग दिस ऑल कॉम्प्लीमेंट्री जो हमसे हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं या फिर जो हमारे पास हेयर लॉस का ट्रीटमेंट लेने के लिए आता है। तो वी हैव पैकेजेस फॉर दैट एंड वी गिव दोस पैकेजेस टू दैट। तो दिस इज समथिंग जो हम लोगों को एडवाइस करते हैं, बोलते हैं, देते हैं कि आप इसको लीजिए, इसको करिए। पीआरपी, लेजर्स, मेडिसिन, इसका कॉम्बिनेशन अगर आप इस्तेमाल करते हैं, देन मल्टीविटामिन। एक बहुत सीनियर सर्जन है डॉक्टर राजपूत, और आजकल वो मेडिसिन प्रिपेयर कर रहे हैं हेयर लॉस के लिए। उनकी थेरेपी है साइक्लिकल न्यूट्रिएंट थेरेपी, बहुत फेमस है। और उसमें उन्होंने क्या शो किया कि जो न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं वो हाई डोज में देने की जरूरत नहीं है, लो डोज में देने की जरूरत है। और वो न्यूट्रिएंट्स को हमें पूरे वीक में रोटेट करना चाहिए। जैसे मंडे को आपने प्रोटीन्स दे दिए, ट्यूसडे को आपने आयरन दे दिया एंड बायोटिन दे दिया, वेडनेसडे को आपने कुछ और उनको सिस्टीन दे दिया, कुछ और अमाइनो एसिड्स दे दिए, यू नो लाइक दैट दे रोटेट। द लेक्टोफेरेंस दे दिए, things like that, they rotate multivitamins in a cyclical way. This is called cyclical multivitamin therapy. और वो बहुत ही एक अच्छा कंसेप्ट है कि इट्स अ वेरी वेरी न्यू कंसेप्ट दैट्स कमिंग, जो साइक्लिकल थेरेपी का है। एंड द विटामिन लो डोज में विटामिन को दिया जा रहा है, एक साइक्लिकल फॉर्म में दिया जा रहा है। So when you use all of these things together, PRP भी ले रहे हैं आप, लेजर्स भी ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, मल्टीविटामिन ले रहे हैं, डाइट एंड लाइफस्टाइल पे ध्यान रख रहे हैं, स्मोकिंग अवॉइड कर रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन आपके रिजल्ट्स को बूस्ट करता है। एक चीज मैं और बोलूंगा, व्हेन आई डू हेयर ट्रांसप्लांट, आई कॉल माय पेशेंट फॉर 6 months, और 6 months तक बुलाने का हमारा स्कोप ये रहता है कि 6 months के अंदर आपका रिजल्ट सामने आता है। उससे पहले हम कुछ नहीं बोल सकते क्या रिजल्ट है आपका। और मैंने बहुत कोशिश की कि मे बी बाय 2 weeks 3 weeks हम डिटरमिन कर पाए कि आपका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। और हेयर कॉन की कॉन्फ्रेंस में मैंने क्वेश्चन भी उठाया फ्रॉम ऑल द लीडिंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड, क्या दूसरे या तीसरे हफ्ते के रिजल्ट से हम ये जज कर सकते हैं कि हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? ऑल ऑफ देम सेड नो, बिफोर 6 months आप नहीं डिसाइड कर सकते कि आपका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। सो आई फुली एग्री। मेरे यहाँ पे एक प्रोटोकॉल है इन माय क्लिनिक, व्हाट आई फॉलो, कि हमने 6 months पे आपका रिजल्ट हम देखते हैं। अगर आप हमारे पास आते हैं 6 months पे, and mostly 90% people are very happy with the results that get. 5-10% people if they say कि मेरा यहाँ रिजल्ट बहुत अच्छा, बट इस पर्टिकुलर एरिया में I would wished I could have got more hair or more density, तो I tell them कि up to 70% रिजल्ट ग्रोथ आना हमारी एक आपके ऊपर एक नैतिक वो है। आई एग्री कि अगर हमने 1000 ग्राफ्ट लगाए हैं तो 700 ग्राफ्ट तक ग्रो करने चाहिए आपके, उससे कम ग्रो करें दैट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट मान लो आपके 700-800 ग्राफ्ट ग्रो कर गए हैं एंड स्टिल थोड़ा सा कुछ एरिया में 500,000 ग्राफ्ट की और रिक्वायरमेंट है, we give you those graphs, we do not charge our charges, but you have to pay for whatever are the disposable charges that are used, because इसमें पंच लगता है, बर लगता है, बहुत सारी चीजें लगती हैं,
जो हम एक पेशेंट का दूसरे पेशेंट में नहीं यूज करते हैं, एंड दे आर एक्सपेंसिव आइटम्स, ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड, दैट इज व्हाई हेयर ट्रांसप्लांट इज एक्सपेंसिव सर्जरी। तो हम अपने चार्जेस नहीं लेते हैं, सिर्फ उतना ही लेते हैं। सो आफ्टर 6 मंथ जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको एक पूरी फैसिलिटी रहती है, अप टू 1000 ग्राफ्ट्स दे कैन गो फॉर एडिशनल। उनका रिजल्ट ठीक ठाक आता है, कुछ एरियाज में फर्दर वो टचअप सेशंस चाहते हैं, ओनली दे हैव टू पे फॉर व्हाट इज बेयर मिनिमल ओवर एक्सपेंडिचर्स। उसके बारे में जब आप आएंगे वी कैन टॉक इन डिटेल एंड वी कैन लुक इनटू दैट एस्पेक्ट। Okay, sir, there is Mr. Niloy. He's asking, when we shave our hair after some time, when transplant is being done? सी जब आप ट्रांसप्लांट के लिए आते हैं तो हमको ट्रिमिंग करना पड़ता है, मींस वी नीड योर हेयर 2 और 3 मिलीमीटर लॉन्ग, उससे ज्यादा बड़े नहीं चाहिए। तो या तो ऑन द डे ऑफ ट्रांसप्लांट आपको शेव करना चाहिए या उससे एक दिन पहले शेव करना चाहिए। देयर इज अनदर नथिंग, मान लो अगर आप ट्रांसप्लांट कराना चाह रहे हैं और आपके बाल पीछे व्हाइट हैं तो आपको हेयर डाई करके आना चाहिए या हेयर डाई करना चाहिए ऑन द सेम डे जिस दिन ट्रांसप्लांट करा रहे हैं। ये दो चीजें बहुत जरूरी है। मान लो आपने अपनी शेविंग करी 5 days बैक, ठीक है, तो ऑन द डे ऑफ सर्जरी आपको दोबारा ट्रिमिंग करना पड़ेगा। बट देयर इज वन एक्सेप्शन, अगर आप बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट पे जाना चाहते हैं, मान लो चेस्ट से बाल लेना चाहते हैं, तो आपको ये ट्रिमिंग 10 days पहले शुरू करनी चाहिए। 10 दिन पहले आपने ट्रिमिंग करी, फिर 5 दिन बाद ट्रिमिंग करी, फिर जिस दिन सर्जरी है उस दिन ट्रिमिंग करी। उसका रीजन ये है कि जो चेस्ट के बाल हैं वो एनाजन फेज में नहीं होते हैं, वो ट्रेस्टिंग फेज में यानी टीलोजन फेज में होते हैं। अगर आप उनको शेव करते हो तो जो बाल ग्रो नहीं करने वाले हैं वो निकल जाते हैं, सिर्फ एनाजन फेज वाले बाल ग्रो करेंगे, उन बालों को हम ले सकते हैं। सिमिलरली अगर आप फेस में देखते हैं, दाढ़ी में देखते हैं, उसमें भी हमको एक हफ्ता पहले शेव करना चाहिए एंड देन वी शुड डू द शेविंग ऑन द डे ऑफ ट्रांसप्लांट। बट जो सर के बाल है वो 80% एनाजन फेज में होता है, तो उसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप शेव कब कर रहे हैं कब नहीं कर रहे हैं। बट बॉडी हेयर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 10 days पहले शेविंग शुरू कर दें। इज इट क्लियर कि आप कहां से बाल लेने वाले हैं? अगर वो बाल आप बॉडी से ले रहे हैं तो 10 days पहले आप शेव करेंगे, अगर आप वो बाल सर से ले रहे हैं तो ऑन द सेम डे भी शेव करेंगे तो चलेगा, बिकॉज सर के बाल 80% एनाजन है, चेस्ट के बाल और बियर्ड के बाल, अगर बियर्ड इज एन एक्सेप्शन, चेस्ट के बाल और बॉडी के बाकी एरिया के जो बाल हैं वो 60% जो है वो टीलोजन फेस में या रेस्टिंग फेस के अंदर है। ओके Mr. सर्वेश यादव है, उनका एक क्वेरी है, if I don't want to get the hair transplant, what should I do? वेल मैंने आपको बताया शुरू में, अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो आपको फिर मेडिसिन यूज करनी है जो हमने बताई हैं, और लाइफस्टाइल पे ध्यान देना है। इज इट राइट? पीआरपी ले सकते हैं, लेजर्स ले सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं और देख रहा हूँ। डॉक्टर, आर प्रोटीन रिच डाइट हेल्पफुल इन स्टॉपिंग हेयर फॉल? ठीक, प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर हेयर ग्रोथ, खास करके सिस्टीन बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलेजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि इनसे हेयर फॉल रुक जाएगा, लेकिन अगर आप हेयर फॉल की दवाइयां ले रहे हैं और आप खास करके चाहते हैं आपके बाल बेटर हो, तो 2-3 सप्लीमेंट्स मैं आपको खास करके सजेस्ट करूंगा प्रोटीन्स में। वन ऑफ देम इज सिस्टीन, एंड सिस्टीन जो है वो नॉन वेज सोर्स में ज्यादा होता है, और रिचेस्ट सोर्स ऑफ सिस्टीन इज एग। द सेकेंड इज कोलेजन। तो कोलेजन और सिस्टीन ये दो बालों को काफी रिच, आपने देखा होगा शैम्पूज में लोग एग डाल रहे हैं, अगर आप ओरली लेते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं लेते हैं तो उसके सप्लीमेंट्स भी आते हैं। Similarly, biotin is very good. Biotin is not a protein, of course. Biotin is a vitamin. We know that. Melatonin, जैसे मैंने आपको बोला, आज हेयर फॉल में उसको एक बहुत बड़ा रोल दिया जा रहा है, मेलेटोनिन को। तो ये कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो आज हम बालों के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं हेयर फॉल को रोकने के लिए, एंड वी आर यूजिंग दीज सप्लीमेंट्स फॉर द हेयर फॉल। ओके, देन एक क्वेश्चन मेरे पास, इट मैंडेटेड टू यूज फिनेस्ट्राइड एंड आफ्टर ट्रांसप्लांट, इज इट हार्मफुल? अब ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे सामने आया फिनेस्ट्राइड के ऊपर। देखिए, फिनेस्ट्राइड एक डीएचटी ब्लॉकर है, और इंटरनेट के ऊपर बहुत बड़ा एक ग्रुप है जो फिनेस्ट्राइड के टोटली अगेंस्ट भी है। आई नो व्हाट दैट, एंड दे कॉल्ड पोस्ट फिनेस्ट्राइड सिंड्रोम करके, उसके ऊपर बहुत सारा आर्टिकल्स हैं, चीजें हैं, और बहुत सारे लोग उसके टोटली अगेंस्ट है, नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको, एंड आई हैव नथिंग अगेंस्ट इट। अगर मैं रिजल्ट की बात कहूं, क्योंकि मैं हर चीज देख चुका हूं, बहुत से थाउजेंड ऑफ केसेस में देख चुका हूं, अगर आप फिनेस्ट्राइड या ड्यूटास्ट्राइड, ये दोनों डीएचटी ब्लॉकर्स हैं,
को इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो हेयर फॉल हो रहा है, जो रिजल्ट आते हैं आपके, वो डेफिनेटली फार बेटर होते हैं एज कंपेयर टू मिनॉक्सिडिल अलोन। रही बात कि ये क्या सेक्सुअल डिसऑर्डर्स कॉज करता है कि नहीं, इस पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। बहुत सारे डॉक्टर्स का मानना है कि बहुत ज्यादा मेंटली लोगों ने इसको बढ़ा चढ़ा के किया एंड बहुत सारे लोग इसको एक मेंटल बढ़ा रहे हैं और इसको बहुत ज्यादा हाइप कर रहे हैं। ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, और देयर इज अ लॉबी जो टोटली कह रहा है कि नहीं ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और फिनेस्टाइड को कभी लेना ही नहीं चाहिए। आप दोनों में से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बात समझ लें, अगर आप फिनेस्टाइड नहीं लेते हैं तो आप हेयर फॉल को उस लेवल तक नहीं रोक पाएंगे। मिनॉक्सिडिल 40% काम करता है, फिनेस्टाइड 60% काम करता है। दिस इज माय ऑब्जर्वेशन। विटामिन एंड मिनरल्स का जो रोल है वो 5 से 10% ही है। ये दो मेन दवाइयां हैं जैसे मैंने बोला था आपको। और मिनॉक्सिडिल, कुछ केसेस में मिनॉक्सिडिल काम नहीं भी करता, बिकॉज मिनॉक्सिडिल को काम करने के लिए स्पेशल रिसेप्टर्स चाहिए होते हैं जिनको सल्फेट रिसेप्टर्स बोलते हैं। मिनॉक्सिडिल को सल्फेशन की जरूरत है सो दैट वो एक्टिवेट हो सके। कुछ लोगों के अंदर वो सल्फेशन मिसिंग होता है तो मिनॉक्सिडिल उनमें काम नहीं करेगा। उन केसेस में सिर्फ फिनेस्टाइड ही काम करता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। So when you know this that minoxidil will not work in certain cases, वहां तो फिनेस्टाइड ही काम करने वाला है। So you can decide whether you want to go for it or you don't want to go for it. That's up to you. लेकिन रिजल्ट्स में डेफिनेटली फर्क आता है। अगर आप हेयर फॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझको पूछ रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा, मैंने खुद अपने पे ट्राई किया है, कई लोगों पे ट्राई किया है विद फिनेस्टाइड, विद ड्यूटास्टेरॉइड। आपका जो रिजल्ट है हेयर फॉल का वो बहुत कम हो जाता है, हेयर की डेंसिटी बहुत बेटर हो जाती है, बाल बहुत बेटर हो जाते हैं। There is no doubt about it. If you don't want to use it, don't use it. मैं क्या सजेस्ट करता हूँ लोगों को, there are two DHT blockers, one is finasteride, the second is dutasteride. Dutasteride को अभी तक पूरे approvals नहीं मिले हैं, लेकिन dutasteride is 5 times more effective than finasteride in stopping your hair fall. I prescribe dutasteride to people. One. नंबर सेकंड, ड्यूटास्टेरॉइड या फिनेस्टाइड जब भी हम देते हैं, हम लोगों को बोलते हैं आप इसको हर रोज मत लीजिए, अल्टरनेट डेज पे लीजिए, हफ्ते में 3 दिन लीजिए, हफ्ते में 2 दिन लीजिए, डेली मत लीजिए, आप एक दिन छोड़ के लीजिए, टेक ओकेजनली, हफ्ते में 2 दिन ले लिया, 3 दिन ले लिया। नंबर सेकंड, मान लो आप लेना ही नहीं चाहते हैं, आपने बोला मुझे फिनेस्टाइड लेना ही नहीं है, क्या सोल्यूशन है? द बेस्ट सोल्यूशन इज, आजकल टॉपिकल्स आए हैं, मिनॉक्सिडिल के अंदर फिनेस्टाइड भी होता है, तो टेक अ टॉपिकल जिसमें मिनॉक्सिडिल प्लस फिनेस्टाइड है। डोंट टेक मिनॉक्सिडिल अलोन, कॉम्बिनेशन में ले मिनॉक्सिडिल फिनेस्टाइड। देन देयर इज अनदर थिंग जिसको सॉ पाल्मेटो बोलते हैं। नो, सॉ पाल्मेटो इज अ हर्बल कंपोनेंट जो डीएचटी ब्लॉकर है। क्या उससे सेक्सुअल इश्यूज होते हैं या नहीं होते हैं, ये अपने आप में कंट्रोवर्सी है। जो लोग बोलते हैं कि अगर वो डीएचटी ब्लॉकर है, अगर आप बोल रहे हैं फिनेस्टाइड से सेक्सुअल इश्यूज होते हैं, तो सॉ पाल्मेटो से भी सेक्सुअल इश्यूज होंगे आपके साथ में। So that's again a big controversy, तो मैं नहीं जानता हूँ। At one point I used saw palmetto, मैं यूज कर चुका हूँ, एंड्रोएनाजन करके टैबलेट आती है, and I used saw palmetto in a big way for 2 years. मैंने ये देखा था, moment I shifted to dutasteride, जो रिजल्ट मुझे आ रहे हैं ट्रांसप्लांट के बाद और जो ग्रोथ हो रही है बालों की, हेयर फॉल में जो बेनिफिट हो रहा है, that is almost double or triple of what I was getting with the saw palmetto. So I shifted to dutasteride now. I am not using saw palmetto now. I am using dutasteride now. So this is my personal observation. But of course, आप अपना डिसीजन ले सकते हैं और ये आपका अपना पर्सनल वो है कि आप उसको लेना चाहें कि नहीं। Okay? So that was a very, very important question, which is important. Okay. और कोई क्वेश्चन है रीना? जी सर, यहाँ पे मिस्टर यादव हैं, उनका क्वेश्चन है, न्यू पैच हैव अपीयर्ड आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट, व्हाट शुड आई डू? हेयर ट्रांसप्लांट डज नॉट स्टॉप हेयर फॉल, इस बात को आप पहले सुन चुके हैं। कंटिन्यू विद योर मिनॉक्सिडिल, ड्यूटास्टेरॉइड, पीआरपी, लेजर्स एंड ऑल अदर थिंग्स। ओके Okay, and then there is Mr. Niloy. Mr. Niloy का question है, what is the duration of hair transplant procedure and how many sessions are there? देखिए, वो डिपेंड करता है कितने ग्राफ्ट लगाए जा रहे हैं आपको। अगर आपके 2000 ग्राफ्ट है तो इन माय सेटअप वी टेक अबाउट 4 to 5 hours। अगर 4000 ग्राफ्ट है तो हमको 8 to 9 hours लग जाते हैं। ओके,
सो वो डिपेंड करेगा कि आपके कितने नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स लग रहे हैं, टीम कितनी कॉम्पिटेंट है, कितने लोग हैं टीम में, कितनी फास्ट है टीम. इन माय सेटअप 2000 ग्राफ्ट टेक 5 hours to 6 hours and 4000 ग्राफ्ट टेक अबाउट 8 to 9 hours. तो वो डिपेंड करेगा कितने आपके रिक्वायरमेंट है. सर एक मिस्टर फिरोज है, उनका क्वेश्चन है कि जहां से आप बाल निकाल लेते हैं पीछे से, क्या वो दोबारा से ग्रो कर सकते हैं, वहाँ खाली तो नहीं हो जाएगा? जो बाल हम पीछे से निकाल लेते हैं वो ग्रो नहीं करते हैं, उसके आसपास के जो बाल हैं वो उनको कवर कर लेते हैं. ठीक है, दैट इज जो आपको समझना है. और कितने ग्राफ्ट पीछे से निकाले जा रहे हैं मायने रखता है. अगर हम बहुत 2000-3000 ग्राफ्ट निकाल रहे हैं तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन द मोमेंट वी स्टार्ट गोइंग अबव 4000 ग्राफ्ट तो पीछे की डेंसिटी डेफिनेटली कम होती है. अगर हम 6000-7000 ग्राफ्ट पीछे से निकालेंगे तो पीछे की डेंसिटी कम होती है, और अगर हम उससे ज्यादा ग्राफ्ट निकालते हैं तो पीछे की डेंसिटी कम हो सकती है. तो कितने बाल निकाले जा रहे हैं, माय ऑब्जर्वेशन इज अप टू 3000 ग्राफ्ट ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है. अबव 4000 ग्राफ्ट जब हम जाने लगते हैं तो पीछे की डेंसिटी कम होती है. दिस इज माय ऑब्जर्वेशन. आई कैन सी वन क्वेश्चन. आई एम गोइंग फॉर हेयर ट्रांसप्लांटेशन 1500 grafts. So should I get all the complimentary services or not? See, complimentary services मिस्टर बेग करके हैं जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है. माय थिंग इज क्या 1500 grafts अगर आप ले रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज तो हम आपको देते ही हैं ताकि आपका रिजल्ट बेटर आए. इट इज इरिस्पेक्टिव आप 1000 करा रहे हैं कि 2000 ग्राफ्ट करा रहे हैं. माय आइडिया इज अगर आप ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, हाउ कैन आई गिव यू बेस्ट रिजल्ट्स, आपको कैसे हम अच्छे रिजल्ट दे सकें so that you are happy with your results. So we have few things like we give you lasers, PRP. ये हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री अपनी साइड से देते हैं. 3 PRP and 20 setting of lasers हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं. So वो डिपेंड नहीं करता है कि आप 1000 करा रहे हो 2000 करा रहे हो, but that is just to make your results better. So that is one thing वो हम सबको इक्वली देते हैं. Then एक क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि what is the side effect of using DHT blocker medicine in the sex life? It is controversial. कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि DHT ब्लॉकर कोई साइड इफेक्ट क्रिएट नहीं करता है, और जो प्रॉब्लम है ये ज्यादा मेंटल है, लोगों का अपना सोचना है. फिर उसको हम बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं तो आप भी फिर बोलने लगते हैं इसलिए. बट कुछ लोग बोलते हैं कि सेक्स ड्राइव कम होती है. सो वो एक कॉन्ट्रोवर्शियल है, जो माय थिंग इज कि अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आप DHT यूज करें ब्लॉकर्स. अगर आप मैरिड हैं, यू वांट टू अंडरगो एंड हैव अ चाइल्ड, कंसीव अ चाइल्ड, तो जब आप प्लान कर रहे हैं, यू वांट टू गो फॉर द फैमिली वे, उससे 3 महीने पहले आप DHT ब्लॉकर्स बंद कर दें, 3 months प्रायर, और कंसीव करने के 1 or 2 months बाद तक उसको बंद रखें. ऐसे 3 months बिफोर, 3 months आफ्टर कंसीविंग 3 months आप फिर स्टार्ट कर सकते हैं, when your wife has conceived, then you can after 3 months, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर अगेन इज वेरी वेरी क्रूशियल जो होता है चाइल्ड का. तो 6 months का अगर आप गैप रखते हैं उसके अंदर, then it is good enough time, फिर आप अगेन DHT ब्लॉकर्स यूज कर सकते हैं. और अगर आपको प्रॉब्लम लग रहा है कि इट इज अफेक्टिंग माय सेक्स लाइफ एंड मुझे DHT ब्लॉकर्स नहीं यूज करने हैं, तो या तो टॉपिकल यूज करें या फिर ना यूज करें. दैट इज अप टू यू, दैट इज अनदर ऑप्शन. ओके, ओके. आई वांट अ क्वेश्चन की कॉस्ट बताएं हेयर ट्रांस. देखिए कॉस्ट हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते हैं, ये एक वेबिनार है, लेकिन आपके पास हमारे नंबर्स हैं, आप इंडिविजुअली डॉक्टर रीना जैसे मेरे से बात कर रही हैं. कॉस्ट के लिए किसी को भी अगर डिस्कस करना हो तो वो आप बाद में 1-to-1 कर सकते हैं. मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ. 20 रुपीज पर ग्राफ्ट है, प्लस GST होता है. दैट इज द नॉर्मल प्राइस, बट डेफिनेटली जो फर्दर है वो डॉक्टर रीना आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगी. कॉस्ट के लिए जो हो सकता है we'll look into that part. Okay, okay. एक क्वेश्चन ये, can we use DHT on ladies, if so which is? देखिए DHT ब्लॉकर्स को हम, आप सब जानते हैं लेडीज में एक मीनोपॉज होता है जो 40s में आता है, 45, 40 या 50 के बीच में जब उनके मेंसेस बंद हो जाते हैं. DHT ब्लॉकर्स को प्री मीनोपॉजल फीमेल्स में नहीं देते हैं. वी आर नॉट गिविंग फिनेस्ट्राइड टू फीमेल्स लेस देन 45 और 50 जब तक उनके पीरियड्स हो रहे हैं, क्योंकि फिनेस्ट्राइड फीमेल्स को, DHT ब्लॉकर्स फीमेल्स को अगर वो कंसीव कर सकते हैं तो नहीं देना चाहिए.
अगर देते भी हैं तो विद ओरल कंट्रासेप्टिव्स डाइने वगैरह के साथ दिया जाता है। फिनेस्टाइड का इस्तेमाल उन फीमेल्स में जो 50 ईयर से ज्यादा हैं, जो हेयर लूज कर रही हैं, जिनके अंदर जो हेयर लॉस का कारण है इंक्रीज एंड्रोजन है या इंक्रीज इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन लेवल, उसमें हम फिनेस्टाइड देते हैं। लेडीज में जब हम फिनेस्टाइड देते हैं तो आपको जान के हैरानगी होगी, उसकी डोज 5 मिलीग्राम होती है। मेल्स में फिनेस्टाइड की डोज 1 मिलीग्राम होती है। इट इज ऑलमोस्ट 5 टाइम्स द डोज ऑफ मेल्स दैट द फीमेल्स रिक्वायर टू रिस्पॉन्ड। 1 मिलीग्राम में तो वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करती हैं। दैट इज वन थिंग। सेकेंडली, पोस्ट मीनोपॉजल दिया जाता है। प्री मीनोपॉज में अगर हमको देना है तो फ्लूटामाइड का इस्तेमाल किया जाता है, कई बार देते हैं, बट अगेन वी हैव टू गिव विद ओरल कंट्रासेप्टिव। फिनेस्टाइड से ज्यादा बेटर इन केस ऑफ फीमेल्स अगर हमको ब्लॉकर देना है तो हम फ्लूटामाइड देते हैं। फ्लूटामाइड इज डायरेक्टली ब्लॉकिंग द एंड्रोजन, द टेस्टोस्टेरोन। उसमें हम फिनेस्टाइड का रिजल्ट हमने बहुत अच्छा नहीं देखा है in case of females. So we are using flutamide more commonly, and similarly what we find that in females aldactone यानी spironolactone काफी अच्छा काम करता है फीमेल्स में। वो बहुत सेफ भी है, ज्यादा यूज भी होता है। तो फीमेल्स में हम aldactone यानी spironolactone यूज करते हैं। डायने एक हार्मोन होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन एंटी एंड्रोजेंस होता है। फिनेस्टाइड इज नॉट द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द फीमेल्स। We are not using in females, especially not in premenopausal. Menopause के बाद में फिनेस्टाइड दिया जा सकता है, बट उसकी डोज बहुत ज्यादा होती है, बहुत हायर होती है as compared to in the males. Is it clear? So please don't give finasteride to the females. मैं तो कभी लिखता नहीं हूँ, देता नहीं हूँ, and by I don't know अगर आप में से कोई ले रहा है तो please take it under supervision. And if you are not before menopause and want to go in a family way, as a female, I would never advise to take a DHT blocker in females. We can give it in males only. Is it right? Yeah? Yeah. I got one question. What are the side effects of hair transplant? और इसी के बाद एक question आया है. I was exposed where in India there are 2 deaths in last 2 years. So what is the cause of death post transplant? देखिए बहुत अच्छे से आप बात समझ लें आप। ट्रांसप्लांट कोई मैजिक नहीं है, ये एक सर्जरी है जैसे बाकी सर्जरीज होती हैं। इसके अपने ड्रॉबैक्स हैं, इसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, और ये ना सोचें कि ट्रांसप्लांट में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं पहली बात पूरे ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होना जरूरी है। कुछ लोग तो कराते ही नहीं है। आई नो मेनी सेंटर्स जहाँ पे कोई ब्लड इन्वेस्टिगेशंस ही नहीं किए जाते हैं। आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी का यंगस्टर्स में भी आजकल डायबिटीज बढ़ रही है। अगर आपका ब्लड शुगर 200 है, 300 है और आपने कंट्रोल नहीं किया विद इंसुलिन विद मेडिसिन और ट्रांसप्लांट कर दिया, और ऑफ कोर्स बाद में इंफेक्शन होने वाला है, वी कांट स्टॉप इट। सिमिलरली हम जो उसमें मेडिसिन यूज करते हैं, ज़ाइलोकेन यूज करते हैं और बाकी चीजें करते हैं, वो मेडिसिन रिएक्शन कॉज कर सकती हैं। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बॉम्बे में जो डेथ हुई थी उसका एक रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। जो मेडिसिन दी गई थी ज़ाइलोकेन एंड सेंसरोकेन को अभी हम यूज नहीं करते हैं, इट इज कार्डियोटॉक्सिक, हार्ट के लिए टॉक्सिक होती है। उसकी जगह हम रोपिवाकेन यूज कर रहे हैं अभी। आई थिंक इज दैट केस सेंसरोकेन एंड ज़ाइलोकेन का कॉम्बिनेशन यूज हुआ था, बिकॉज 80% क्लिनिक्स अभी भी सेंसरोकेन को इस्तेमाल कर रहे हैं। सेंसरोकेन कार्डियोटॉक्सिक है, बाय मिस्टेक अगर ब्लड में जाती है तो सीधा हार्ट पे असर करती है। उनके केस में ज़ाइलोकेन एंड सेंसरोकेन का जो कॉम्बिनेशन दिया उससे एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन यानी कि एलर्जिक रिएक्शन हुआ, और उसको दवाइयां देके कंट्रोल किया गया, वो कंट्रोल हो गया। उसके बाद जब वो घर चले गए, घर जाने के बाद सेकेंड टाइम भी उनको वही रिएक्शन हुआ, लेकिन दे कुड नॉट अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, और जब तक वो उनको हॉस्पिटल में लाए तब तक उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो व्हाट इज द मैकेनिज्म, द होल थिंग, अभी ये चीज समझ में आ रही है। इसको बोलते हैं कि अगर कोई मेडिसिन आपको एलर्जी कॉज कर रही है, मान लो कोई भी दवाई आपने ली, इससे एलर्जी हुई आपको, तो हम इमीडिएटली स्टेरॉइड्स देते हैं, एविल देते हैं और एपिनेफ्रिन देते हैं। खास करके एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है उसके साइड इफेक्ट को रोकने के लिए। अगर वो आपने दिया सब कुछ, तो 12 घंटे के बाद दोबारा फिर से वो रिएक्शन हो सकता है, जिसको बायफेजिक रिएक्शन बोलते हैं। बायफेजिक मतलब दोबारा से 12 घंटे के बाद वही एनाफिलेक्टिक रिएक्शन दोबारा हो सकता है उस ड्रग से जो आपने 12 घंटे पहले ली थी।
और 12 घंटे के बाद अगर आपने दोबारा से वो मेडिसिन नहीं ली तो वो रिएक्शन आपके लिए डेंजरस हो सकता है. So in that case, the report which we got, because I was there in the conference last time, it was discussed that the cause of the death was biphasic anaphylactic reaction जो हुआ मेडिसिन का. और सेकेंड टाइम जब वो रिएक्शन हुआ उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाने में कुछ समय लगा, तब तक वो रिएक्शन से प्रॉब्लम हो गया. इसका मतलब ये, अगर आपको किसी भी दवाई से एलर्जी होती है तो एड्रेलिन नाम की दवाई जरूर इस्तेमाल की जानी चाहिए. एविलेफ्कॉलिन तो हम देते ही हैं, वो सभी लोग देते हैं, बट एड्रेलिन बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं. एड्रेलिन का थोड़ा सा डोज देना जरूरी है और 24 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन पेशेंट को रखना जरूरी है. सो द ड्रग रिएक्शन वाज द रीजन फॉर वन डेथ. द other death when that happened, that patient was diabetic. उनकी ब्लड शुगर हाई थी और वो डायग्नोज नहीं की गई थी, उसके कारण बाद में इन्फेक्शन हुआ. इन्फेक्शन होने से वो इन्फेक्शन काफी बढ़ गया. अगर आप डायबिटिक हैं तो बिना ब्लड शुगर कंट्रोल किए अपना ट्रांसप्लांट मत कराएं. डू नॉट टेक ट्रांसप्लांट वेरी लाइटली. ट्रांसप्लांट इज अ सर्जरी जस्ट लाइक एनी अदर सर्जरी. तो मैं इसको एक सर्जरी की तरह ही ट्रीट करता हूँ, सर्जरी की तरह मानता हूँ. डू नॉट टेक इट कि कुछ लाइट सा प्रोसीजर है जो आप किसी सैलून में करा लेंगे, कहीं पे भी करा लेंगे, कोई भी कर देगा इसको, कहीं से भी कर देगा, 5,000 में भी कर देगा, 10,000 में भी कर देगा. लोग कर रहे हैं ऐसे, और आने वाले टाइम में अगर ये सारी चीजें ध्यान में नहीं रखी गई तो हो सकती है. आई हैव सीन, आपको बताऊं, जो ज़ाइलोकाइन मेडिसिन यूज होती है उसकी एक डोज होती है, एंड 20 ml से ज्यादा या 25 ml से ज्यादा अगर आप उसको एक्सीड करते हैं तो कुछ समय के बाद वो आपके हार्ट को अफेक्ट करने लगती है, ब्रेन को अफेक्ट करने लगती है. इन माय सेटअप हम कॉन्स्टेंटली इस बात पे ध्यान देते हैं कितना आपका ज़ाइलोकाइन इस्तेमाल हुआ है और कितना डोज लगा है, नहीं लगा है. बट आई नो मेनी टाइम पीपल, आई आस्क, दे हैव अंडरगोन सर्जरीज जहां इसका डबल और ट्रिपल डोज भी इस्तेमाल किया गया है. एंड सम ऑफ देम पीपल आर गेटिंग इट डन फ्रॉम वेरी प्लेसेस जो काफी कॉस्टली सेंटर्स भी हैं. तो आई एम वेरी सरप्राइज्ड, यू नो, हाउ द डोजेस ऑफ दीज मेडिसिन्स आर नॉट चेक्ड. तो ये बातें कुछ हैं जो बहुत केयरफुली आपको ध्यान में रखना है. So I think these are the main questions. Is there any other major question? No, sir, not now. All are finished. Some patients complain of water retention with minoxidil tablet. See, minoxidil tablet कुछ डॉक्टर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किए हैं. और मैं बहुत से डर्मेटोलॉजिस्ट, सिवाय 2-3 डर्मेटोलॉजिस्ट को जो मिनोक्सिडिल की टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत कम डॉक्टर्स हैं जो मिनोक्सिडिल को टैबलेट के फॉर्म में यूज कर रहे हैं. आई डोंट थिंक हमें मिनोक्सिडिल को एज अ टैबलेट इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अभी तक कोई पेपर पब्लिश नहीं है उसके ऊपर. और टैबलेट के साइड इफेक्ट ऑब्वियसली ज्यादा हैं मिनोक्सिडिल लोशन से. सो आई डोंट अप्रूव कि आप मिनोक्सिडिल टैबलेट को इस्तेमाल करें. दिस इज वन क्वेश्चन somebody has done. Then somebody, what things should we keep in mind before choosing the hair transplant clinic? देखिए, एक बात ये है, एक तो आप ये देखें वो क्लिनिक कब से ट्रांसप्लांट कर रहा है. आई एम वर्किंग फॉर लास्ट 15 years. मैं बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देख चुका हूँ हेयर ट्रांसप्लांट में. सिर्फ एक ही चीज को मत देखें, सिर्फ इस बात पे मत भागे कि कहाँ सबसे कम सबसे सस्ता ट्रांसप्लांट हो रहा है. इस चीज को मत देखिए आप. पहले तो देखिए वो कितना टाइम से ट्रांसप्लांट कर रहा है, वो सेंटर कितना जेन्युइनली वहाँ पे काम हो रहा है. उस सेटअप को देखिए, क्या वहाँ पे मॉनिटर्स हैं, प्रॉपरली सारी चीजें अवेलेबल हैं. देख, जब आपका ट्रांसप्लांट हो रहा है, क्या यहाँ पे पल्स ऑक्सीमीटर्स, मॉनिटर्स लगाए जाते हैं कि नहीं लगाए जाते हैं, क्या आपके ब्लड टेस्ट किए जाते हैं कि नहीं किए जाते हैं. इन सब चीजों पे ध्यान, आपकी सेफ्टी पे ध्यान दिया जाता है कि नहीं दिया जाता. जिस सेटअप में कर रहे हैं क्या वो मेडिकली अप्रूव्ड सेटअप है कि नहीं है, इन बातों को जरूर आप ध्यान में दें. ऐसे किसी वो जगह प्रॉपरली स्टेरिलाइज्ड है कि नहीं है, बिकॉज यू नो इट इज अ सर्जरी. मैंने आपको बताया मेजर कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं और फ्यूचर में नहीं होंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है. तो सी द प्लेस, वो मेडिकली अप्रूव्ड है कि नहीं, बेसिक फैसिलिटीज हैं कि नहीं, वहाँ पे सारी चीजें जैसे मॉनिटर्स वगैरह होने चाहिए, वो मॉनिटर्स हैं कि नहीं, वहाँ पे प्रॉपर पूरा सेटअप है कि नहीं, वहाँ पे इन चीजों को आप इस्तेमाल करें. क्या वो लोग रेगुलरली ट्रांसप्लांट कर रहे हैं या कभी कभी कर रहे हैं. अगर वो रेगुलर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उनके रिजल्ट ऑब्वियसली बेटर होंगे, बिकॉज दे विल बी मोर एक्सपीरियंस्ड इन डूइंग हेयर ट्रांसप्लांटेशन. और अगर वो कभी कभी कर रहे हैं तो रिजल्ट डेफिनेटली फिर उतने अच्छे नहीं होंगे उनके. तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है. देन हाउ लॉन्ग द डॉक्टर हैज बीन डूइंग हेयर ट्रांसप्लांट, कब से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इन बातों को भी आप ध्यान में दें. ये कुछ बातें, अगर वो टीम पुरानी है, काफी टाइम से कर रही है,
वेल इक्विप्ड है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, तो क्लिनिक इज ओके, यू कैन गो अहेड एंड देन यू कैन सी एट द रिजल्ट्स आल्सो किस तरह के उनके रिजल्ट्स हैं. ओके, एंड बी रियलिस्टिक अबाउट योर एक्सपेक्टेशंस. क्योंकि अगर आपको मैंने जैसे क्लियरली बताया कि देखिए आपके 70,000 ग्राफ्ट हैं और आप 4,000 से उनको कवर करने वाले हैं, आपको वो डेंसिटी कभी नहीं मिल सकती है जो आपकी नेचुरल डेंसिटी है. तो यू हैव टू बी रियलिस्टिक विद योर एक्सपेक्टेशंस. ओके, so I think I got a lot of thanks from all of you. I've tried to tell you, what are the real things and what is that you should look into, what you should be doing and not doing. So with these things, I think I'll Reena, can we end the session now? Yes, sir. So I thank all of you for spending your valuable time, and all of you can be in touch with Dr. Reena. Reena, आप अपना नंबर WhatsApp पे चैट पे दे दें इनको, कि बाद में जो ये लोग आपसे करना चाहें तो चैट में नंबर लिख दो, और क्वेश्चन आंसर्स भी लोग पूछ रहे हैं तो वहां पे भी आप लिख सकते हो. तो दोनों में अपना WhatsApp फॉलो अप नंबर एक लिख दो, so that people can follow you on your WhatsApp number. Dr. Reena would be answering your questions regarding if you have any, and thank you all of you for being there. Thank you.